नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट के पेपर सेकेंड के सामाजिक अध्ययन का 17वां क्लास है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है। ऑप्शन है आयुक्त, सचिव, पार्षद या प्रशासनिक प्रमुख। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, पार्षद, जिसको हम लोग निगम पार्षद के नाम से जानते हैं। पार्षद जो होता है वह नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है। पार्षद को प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसमें संबंधित चुनाव क्षेत्र को जनता उसको वोट देती है। आयुक्त जो होता है वह सचिव और प्रशासनिक प्रमुख जो होते हैं, इनको आयुक्त हो गए, सचिव हो गए और प्रशासनिक प्रमुख जो गए, इनमें चयनित किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए चुना जाता है तो उसे चयनित कहते हैं। चयन के बाद किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है तो इस दशा में उन्हें नियुक्त कहा जाता है। किसी सदन में विशेष व्यक्ति द्वारा किसी पद पर बैठाए गए व्यक्ति को मनोनीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं। ऑप्शन है आपका कि कृषि मजदूर, दूसरा है छोटे किसान और तीसरा है आपके बड़े किसान। तो यहाँ पे कह रहा है कि कृषि के अतिरिक्त इनमें कौन गैर कृषि कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कृषि मजदूर भी गैर कृषि कार्य करते हैं, छोटे किसान भी करते हैं और बड़े किसान भी करते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी कि ये सभी के सभी कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि कार्य भी करते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर कि उत्पादन की क्रियाओं में जिन्हें गैर कृषि कार्य कहलाता है, ठीक है। उत्पादन की क्रिया जिन्हें गैर कृषि क्रियाएँ कहा जाता है उनमें लघु, विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल होती है। भूमि मापने की मानक इकाई जो है वह हेक्टेयर होती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बीघा या बिस्वा का प्रयोग किया जाता है। जिन कृषकों के पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है उन्हें सीमांत या छोटे कृषक कहते हैं, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की कृषि होती है उन्हें बेसिक तौर पे मझले स्तर के कृषक कहे जाते हैं। और जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के मध्य की खेती होती है उन्हें हम लोग बड़े किसान कहते हैं। तो ये सभी के सभी लोग कृषि कार्यों में भी संलग्न होते हैं और गैर कृषि कार्यों में भी संलग्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलियों में सामान बेचने वालों और बाजारों में दुकान वालों के विषय में सही है। आगे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि दोनों अपना स्वयं का काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सही है कि दोनों अपना स्वयं का कार्य करते हैं, किसी पार्टिकुलर रोजगार पर नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है कि दोनों को सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते हैं। तो ये भी सही है कि आपने देखा होगा अक्सर करके जो फेरी वाले आते हैं वो अपने सामानों को बेचते हैं, उन्हें न वार्षिक अवकाश मिलता है, न ही चिकित्सा सुविधा मिलती है, और ये अपना खुद का काम करते हैं। और ये बेसिक तौर पे इस प्रकार के कार्य को हम लोग असंगठित क्षेत्र के कार्य कहते हैं, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के कार्य में ये लोग आते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी कि ए और बी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा के बाद, या प्रथम अमेरिकी संशोधन के बाद, या द ग्रेट डिप्रेशन के बाद। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब बेसिक तौर पे इसके बारे में जानते हैं कि आज के परिवेश में भले ही दुनिया का सबसे पुराने लोकतंत्र को अच्छा बताया जाता है, यानी कि सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, अमेरिका, तो उसे भले ही हम बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उसी लोकतंत्र में 1807 में, ठीक है, 1807 में एक ऐसा कानून पास किया गया जिससे महिलाओं को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। अमेरिकी महिलाओं को अपने ही लोकतंत्र में एक लंबा संघर्ष के परिणाम स्वरूप साल 1920 में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में जब से लोकतंत्र लागू हुआ है तभी से महिलाओं को मतदान करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है। ऑप्शन है कि लड़कियां अच्छा व्यवहार करती हैं, दूसरा है लड़के शरारती होते हैं, तीसरा है लड़कियां अच्छा खाना पकाती हैं, और चौथा है कि लड़के संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे रूढ़िवादी धारणा के लिए चुनौती जो है वो सही ऑप्शन होगा आपका डी कि लड़के संवेदनशील होते हैं। अब यहाँ पे बेसिक तौर पर बात करें कि लड़के जो संवेदनशील होते हैं, यह जो स्टेटमेंट है लिंग रूढ़िवादी धारणा यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है। जब किसी विशेष लिंग के समूह के प्रति नकारात्मक विचार को पालता है
तो इसे ही रूढ़िवादी धारणा यानी कि स्टीरियोटाइप कहते हैं। ऐसा प्रायः महिलाओं के संदर्भ में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर गृह कार्य तक सीमित माना जाता है, परंतु आधुनिक व्यवहार में लड़कियां हों या महिलाएं हों, इनमें से कोई भी मतलब कि इनसे कोई भी क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में अछूता नहीं रहा है जहां पे उन लोगों ने अपना परचम नहीं लहराया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक पंजाबी शैक्षणिक संस्थान को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? ऑप्शन है आपका कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, या स्वतंत्रता के अधिकार का, या शिक्षा के अधिकार का। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे बात किया जाए कि यहाँ पर आपका जो अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उपयोग कर रहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 19 है, और शिक्षा के अधिकार की बात की जाए तो यहाँ पे आर्टिकल 21 क है। अब यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा के बारे में बेसिक तौर पे भारतीय संविधान क्या कहता है, तो यहाँ पर बात किया जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद ठीक है 29 और 30 जो है, अनुच्छेद 29 और 30 जो है संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों के उत्थान की व्यवस्था करता है। और उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कुल वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। मूल रूप से पहले इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। और मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो हालांकि यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात किया जा रहा है, तो आपका आर्टिकल 29 और 30 में इसकी व्याख्या मिलती है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने हितों की रक्षा, अपने संस्कृति के बचाव के लिए संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों का ठीक है खोल सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को अपनी छात्रा को यह समझाने के लिए कि नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कक्षा में कौन सा उदाहरण सहायक होगा? आगे कह रहा है कि उपयुक्त उदाहरणों का चुनाव कीजिए। तो पहला कह रहा है कि वर्ष 1999 में वकीलों के एक समूह, कानून के विद्यार्थी और सक्रिय व्यक्तियों ने राष्ट्रवादी सलाह मशवरे लेकर घरेलू हिंसा से संरक्षण और रोकने संबंधी बिल का खाका तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई। दूसरा कह रहा है कि 1 दिसंबर 1955 को रोसा पार्क्स से एक अफ्रीकन अमेरिकी महिला ने बस में एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया। और तीसरा कह रहा है कि 1870 के राजद्रोह अधिनियम को लागू किया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि नया कानून किस प्रकार से लागू किया जाता है, तो ए वाले से हमें नए कानून के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे रोसा पार्क्स एक बेसिक तौर पे अफ्रीकन महिला थी और उसके साथ भेदभाव हुआ, और इस भेदभाव के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया, और बाद में ठीक है यहाँ पे क्या बना कि आपका एक कानून बन गया कि इस प्रकार के भेदभाव अमेरिका में नहीं होंगे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होता है। और 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार से लागू हुआ, इसको भी हम ठीक है बता सकते हैं कि नए कानून किस प्रकार से लागू हो सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है बी और सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? पहला कह रहा है आपका कि केंद्र और किसी भी राज्य के बीच विवाद के मामले में उस राज्य का उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे या मुकदमे को ले सकता है। दूसरा कह रहा है औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। तीसरा कह रहा है आपका कि जनहित याचिका किसी भी न्यायालय में केवल पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही दर्ज की जा सकती है। और चौथा कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में केवल उच्चतम न्यायालय का है। तो यहाँ पर जो आपका है सही ऑप्शन होता है बी वाला कि औपनिवेशिक काल का जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था वह भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। यही स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट आपके गलत हैं। किस प्रकार से गलत है हम बात करते हैं। तो औपनिवेशिक काल का जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो था वह भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्वज के रूप में काम करता है, यह वक्तव्य बिल्कुल सही है। आगे की अगर बात करें तो वर्तमान उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वह 26 जनवरी साल 1950 को की गई थी, और यही साल 1937 से ठीक है अगर बात करें 37 से साल 1949 तक जो था यह फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से काम करता था। ठीक है, तो साल 1937 से 1949 तक यह जो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से काम करता था। आगे की अगर बात किया जाए जो पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि केंद्र और किसी भी राज्य के विवाद में के मामले में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होता है
तो यह मामला किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, न कि हाई कोर्ट के पास जाएगा। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि जनहित याचिका किसी भी न्यायालय में केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दायर की जा सकती है, तो यह आपका गलत है। बात करते हैं इसकी कि 1980 में यह व्यवस्था विकसित की गई कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज किया जा रहा है PIL, ठीक है, मतलब वो किसी भी, मतलब कि अगर आपसे जनहित याचिका यानी कि PIL की बात किया जाए तो PIL कब आया था, तो आपका साल 1980 में आया था। और इसमें कहा गया था केवल पीड़ित नहीं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। और आगे कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय के पास है, तो यह गलत है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार, ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन जो था वह केवल आपका बी वाला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है कि हत्याकृत होने से अनुभव होता है। ऑप्शन है गौरव का, भेदभाव का या निर्बलता का। तो यहाँ पर हत्याकृत से जो बेसिक तौर पे होता है हम बताएंगे हत्याकृत किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हत्याकृत के बारे में जान लेते हैं कि हत्या पर स्थित एक समूह से तात्पर्य एक ऐसे समूह से जो समाज की मुख्य धारा से हत्या पर धकेल दिया गया है। हत्याकृत समूह को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय संसाधनों तक पहुँच का अभाव होता है। ऐसे समूहों में महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, अल्पसंख्यक समूह, अनुसूचित जाति, जनजाति, शरणार्थी, प्रवासी श्रमिक, वृद्ध लोग, आदिवासी इत्यादि शामिल होते हैं। तो हत्याकृत का मतलब होता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको समाज की मुख्य धारा से हटा दिया गया है। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, समाज की मुख्य धारा से हटा दिया जाएगा तो वो कैसा फील करेगा, गौरवान्वित तो फील नहीं करेगा। तो पहला वाला तो आपका बिल्कुल गलत है। भेदभाव, जैसा कि हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तो ये बिल्कुल आपका सही है और वो अपने को कमजोर समझेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि बी और सी जो है वह सही है कि अगर किसी व्यक्ति को हत्याकृत किया जाए तो वह किस प्रकार से अनुभव करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा हत्याई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा, और आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून को बनाना, तो बिल्कुल सही है कि अगर अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून है तो उनके साथ जो भेदभाव है, जो छुआछूत जैसी चीज़ें हैं उनके साथ हटेंगी तो सामान्य धारा में आ जाएंगे। दूसरा कह रहा है विशेष योजनाएं जैसे कि एशियाई वर्ग के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था उपलब्ध कराना, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि हत्याई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति देना, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और चौथा कह रहा है आपका कि हत्याई समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिता का आयोजन करना, तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट सही नहीं होता है कि हत्याई समूह के छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिता का आयोजन करना, क्योंकि वह उनका मानसिक इतना विकास नहीं हुआ कि वह किसी भी प्रकार के क्विज का आंसर दे सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन गलत होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि ए, बी और सी जो है वह हत्याई समूह के हितों की रक्षा करेगा। और इसमें आप देखो प्रतियोगिता का आयोजन करोगे तो उनके हितों का रक्षा कैसे होगा, तो हितों के रक्षा की बात किया है तो ए, बी, सी जो है वह इनके हितों की रक्षा की बात करता है। डी वाला जो है उनके हितों की रक्षा की बात नहीं करता है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन गलत है। और आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि जिसमें ए, बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय है। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है आपका कि छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्ति तथा झुकाव को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि हुए ऐतिहासिक काल में के बारे में, मतलब बेसिक तौर पे आगे कह रहा है कि बीते हुए ऐतिहासिक काल के बारे में सूचनाएं प्रदान करना। तीसरा कह रहा है कि प्राकृतिक संसार के बारे में प्रयोगात्मक तथा वैज्ञानिक जांच, परिप्रश्न करने के कौशल को विकसित करना। और चौथा कह रहा है कि आधारभूत भाषा विषयकता, क्षमता, योग्यता को अर्जित एवं विकसित करना। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय जो है वो ये होता है कि छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्ति तथा झुकाव का बढ़ावा देना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिक तौर पे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो मूलतः इसके 5 उद्देश्य आते हैं। पहला जो उद्देश्य है वह है कि मानवीयता की भावना का विकास करना। दूसरा जो उद्देश्य है वह कहता है कि विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक और नागरिक के गुणों का विकास करना। तीसरा जो उद्देश्य है वह कह रहा है कि परस्पर निर्भरता की भावना का विकास करना। चौथा जो है वह कहता है कि बंधुत्व की भावना का विकास करना। और पांचवा जो है वह कहता है विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास करना। ये 5 उद्देश्य होते हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है कि जिस संसार में हम रहते हैं उनकी समझ के लिए अवधारणाओं से परिचित कराना, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि
विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर आश्रित को समझ को बढ़ाना, तो इसलिए हम भूगोल को नहीं पढ़ाते हैं कि आश्रित को समझ पाएं। और अगला कह रहा है कि पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। तो ये आपका हो सकता है कि हम इसलिए भूगोल पढ़ाते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उनके अवधारणाओं को अच्छे समझ जाएं, उनके मतलब परिवेश को अच्छे समझ जाएं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उनके प्रति हम संवेदनशील बने रहें, कि अगर इसी प्रकार से इसका दोहन करते रहें तो आगे आने वाला जो हमारा जीवन वो काफ़ी कठिन और दुखमय होगा। तो इसलिए हम भूगोल का शिक्षण देते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, कि ए और सी जो है वो भूगोल के शिक्षण के जो प्रयास हैं उसके ऊपर खरा कथन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का साधन नहीं है। पहला कह रहा है पाठ्यपुस्तक, दूसरा कह रहा है मानचित्र, तीसरा कह रहा है प्रदर्शन, और चौथा कह रहा है नमूना यानी कि मॉडल। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे जो भूगोल मतलब कि शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होता है सी आता है, कि जो प्रदर्शन है वह आपके शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है। बात करते हैं कि प्रदर्शन शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है। पुस्तक की अगर बात करें, पुस्तक, मानचित्र, नमूना शिक्षण अधिगम के साधन में आते हैं। विद्यालय भी शिक्षण अधिगम का एक साधन है। समयानुसार आधुनिक वैज्ञानिक युग में डिजिटल संसाधन भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, डिजिटल स्लेट इत्यादि। पाठ्यपुस्तक, चाक, बोर्ड, चार्ट, नक्शा इत्यादि पारंपरिक शिक्षण अधिगम के संसाधन है। और क्षेत्र भ्रमण भी शिक्षण अधिगम का संसाधन में ही आता है। हालांकि यहाँ पूछा है कि शिक्षण अधिगम के संसाधन कौन से नहीं है, तो प्रदर्शन जो है वह शिक्षण अधिगम के संसाधन में नहीं आता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजीय विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि प्राधिकारिक या तटस्थ एवं संवेदनशील, तीसरा कह रहा है कि पारंपरिक, या चौथा कह रहा है कि पक्षपातपूर्ण एवं विभेदात्मक। तो बात करते हैं कि समाजीय विज्ञान की जो कक्षा है उसमें बेसिक तौर पे तटस्थ और संवेदनशील प्रकार के शिक्षण शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम तटस्थ और संवेदनशील नहीं रहेंगे तो हम किसी भी भावना को लेकर तुरंत क्या हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे। और संवेदनशील, तो इसलिए किसी भी चीज़ों को, तटस्थ का मतलब कि आप ध्यान से सुनिए और उनको समझिए, उसके बाद आप संवेदनशीलता से जो चीज़ें आ रही है उसको करिए। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो बेसिक तौर पे शिक्षण शास्त्र का जो अनुसरण किया जाना चाहिए, तटस्थ और संवेदनशील होकर अनुसरण किया जाना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि पोस्टर किसका उदाहरण है, ग्राफिक सामग्री का, या 3D सामग्री का, या श्रव्य दृश्य सामग्री का, या प्रक्षिप्त यानी कि प्रोजेक्टर एड का। तो बात करते हैं कि जो आपका पोस्टर है वह आपके ग्राफिक सामग्री का उदाहरण आता है। ठीक है, ग्राफिक सामग्री का उदाहरण आता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। यहाँ पे ग्राफिक किसे कहते हैं, तो ग्राफिक किसी सतह पर दृश्य चित्र का या डिजाइन होते हैं, जैसे कि दीवार पर या कैनवेस की कागज या पत्थर को सृजित करने के लिए। 3D की अगर बात किया है तो 3D को हम लोग 3 आयामी सामग्री के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ पे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है 3D सामग्री की। इसमें चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एक तरह से रियलिटी के रूप में दिखा लेते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं उन्हें हम 3D कहते हैं। 3D से अगर बात करें तो इससे विद्यार्थियों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। आजकल भूगोल शिक्षण में इसका बहुत उपयोग किया जा रहा है। बात करते हैं दूरदर्शन, सिनेमा, वीडियो इत्यादि जो हैं वह जो है आपके प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्ट सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिन संसाधनों को केवल हम सुन सकते हैं उन्हें हम श्रव्य सामग्री कहते हैं। जिन्हें सुना और देखा दोनों जा सकता है उन्हें श्रव्य दृश्य सामग्री कहा जाता है। और जिन्हें केवल देखा जा सकता है उन्हें हम लोग दृश्य सामग्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रेखांकित समय, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्टों, रेखाचित्रों, समय सीमाओं तथा मानचित्रों का प्रयोग इसके अधिगम को बनाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जो हम प्रयोग करते हैं ये इसके अधिगम को कैसा बनाता है। आगे कह रहा है कि सही विकल्प का अपने को चयन करना है। तो पहला कह रहा है आपका कि इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक बनाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है कि छात्रों के लिए भागीदारी पूर्ण क्रियाशील, तो यह भी आपका करता है कि छात्रों को भागीदारी पूर्ण क्रियाशील बनाता है। तीसरा जो कह रहा है कि काफ़ी समय लेने वाला एवं उबाऊ, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह कम समय लेने वाले और इंटरटेनमेंट ही आपकी चीज़ें होती है कि इससे बच्चे उबाऊ यानी कि परेशान नहीं होते हैं। आगे कह रहा है कि ज़्यादा संगठित, तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि बेसिक तौर पे ज़्यादा संगठित होती हैं कि सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये भी सही है। और पाँचवा कह रहा है कि विचारों और संकल्पनाओं के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं, तो ये भी आपका सही है कि ये सारे सामग्रियाँ जो हैं वह विचारों और संकल्पनाओं के विकास में सहयोगी होती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, बी
डी और ई। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि समाजीय विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियों पर कक्षा लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है? पहला है भारत का प्राकृतिक मानचित्र, या भारत का राजनैतिक मानचित्र, या बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र, या भूपेन हजारिका द्वारा गाया गया गंगा गीत। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे जब हमें भूगोल में बेसिक तौर पे नदियों की क्लास लेनी होगी तो हम बेसिक तौर पे बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्रों का, ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे कि जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। बात करते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार एक विस्तृत विषय के अध्ययन हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नमूना यानी कि मॉडल का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र विद्यार्थियों से संबंधित विषय में के अध्ययन की हेतु सरल सिद्ध होगा और इस चित्र के माध्यम से विद्यार्थी नदी द्वारा बनाई गई आकृतियों की कल्पना चित्र अपने मानसिक पटल पर खींच सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा? आपका सी। अगला क्वेश्चन करा है कि शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि विषय पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विषय पर चर्चा का हिस्सा हो सकता है? तो यहाँ पे पांडुलिपि विषय के ऊपर चर्चा कर रही है, तो उसके लिए कौन सा सही हो सकता है? तो पहला कह रहा है कि लेखा जोखा तथा कर, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है कि लेखा जोखा तथा कर आपका उसका हिस्सा हो सकता है। दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि पत्र तथा संतों की शिक्षाएं, तो यह भी बिल्कुल सही है कि जो पत्र उस समय के मिले हैं और संतों की जो शिक्षाएं मिली हैं वो हो सकता है। और आपका कह रहा है कि अभिलेख यानी कि पूरा लेख, तो पूरा लेख भी इसमें शामिल हो सकता है कि जो हमारे पुराने लेख मिले हैं उन सारी चीज़ों को भी हम शामिल कर सकते हैं। और अगला कह रहा है आपका कि अनुपृष्ठ टोडा निर्माण यानी कि जिसको त्रिबियत के नाम से जानते हैं, तो यह इसमें चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो होगा पांडुलिपि विषय पर चर्चा करने के लिए ए बी सी के जो स्टेटमेंट है उनको शामिल कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। जानते हैं बेसिक तौर पे कि पांडुलिपि उन दस्तावेजों को कहते हैं जो एक व्यक्ति या उसने व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखी, मतलब कि एक व्यक्ति द्वारा क्या है कि उनके हाथ द्वारा लिखी गई हो, जैसे कि हस्तलिखित पत्र। प्राचीन काल में जब कागज इत्यादि का आविष्कार नहीं हुआ था तब पांडुलिपियां जो होते हैं ताड़ के पत्तों पर, ठीक है, या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। और अभिलेख जो हैं वह बेसिक तौर पे पत्थरों या धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे जो पठन के सामग्री होते थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। जो आगे कह रहा है कि जो इनमें से आलोचनात्मक चिंतन के सर्वाधिक अवसर कौन प्रदान करते हैं उनका चयन कीजिए। तो यह क्वेश्चन है और इनमें से हमें ये छांटना है कि आलोचनात्मक चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त कौन कौन सा हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि रिंडर पेस्ट यानी कि जो एक प्रकार की पशु महामारी ने अफ्रीकी देशों को दरिद्रीकरण तक पहुंचा दिया, परीक्षण करें। तो बिल्कुल सही है कि अगर रिंडर पेस्ट नामक जो अफ्रीका में फैली थी बीमारी उसमें किस प्रकार से लोग, ठीक है, गरीबी तक पहुंच गए, तो यह एक प्रकार से आपके चिंतन कौशल का बेसिक तौर पे क्वेश्चन हो सकता है। तो ए वाला बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि रिंडर पेस्ट पशु जो महामारी है अफ्रीका तक कैसे आई, तो यह चिंतन कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन, बी वाला गलत है। तीसरा कह रहा है कि कैरिबियाई जो है करारबद्ध मजदूरों के अनुभवों की तुलना 21वीं सदी के मजदूरों से कीजिए, तो यह भी आलोचनात्मक चिंतन में आपका आता है। तो सी वाला आपका आता है। और चौथा कह रहा है कि कैरिबियाई जो करारबद्ध भारतीय मजदूरों द्वारा सहन की गई 2 समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए, तो ये आलोचनात्मक चिंतन में आता है। तो आपके आलोचनात्मक चिंतन में कौन कौन आते हैं? ए और सी। अब यहाँ पे बात करते हैं आलोचनात्मक चिंतन के बारे में कि चिंतन की क्रिया में जब किसी वस्तु के पक्ष विपक्ष गुण अवगुण तथा मुक्त भाव से वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेते हैं तो उसे हम लोग आलोचनात्मक चिंतन या समीक्षात्मक चिंतन कहते हैं। तो यहाँ पर रिंडर पेस्ट और जो आपका सी वाला कैरिबियाई जो मजदूर थे और उनको 21वीं सदी के मजदूरों से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम पक्ष भी रखेंगे, विपक्ष भी रखेंगे, गुण भी रखेंगे और अवगुण भी रखेंगे और वो भी बिल्कुल मुक्त भाव से रखेंगे। तो आलोचनात्मक चिंतन के लिए यही 2 ऑप्शन आपके सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय कौन सा कथन सत्य है? सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला कह रहा है आपका कि पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव है, तो बिल्कुल आपका सही है कि बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित आकलन जो है कौन कौन सा कथन सत्य है, तो पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव है, ये आपके आ सकता है। दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है आपका
कि केवल योग्यता आकलन के प्रयुक्त, यह गलत है, क्योंकि केवल योग्यता मतलब योगात्मक आकलन नहीं, यहाँ पे गुणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों बहुविकल्पी प्रश्नों से हम कर सकते हैं, तो इसलिए बी वाला आपका ऑप्शन गलत होता है। तीसरा कह रहा है कि भाषाई योग्यता का सीमित आकलन, तो ये भी सही है कि सीमित रूप से हम बहुविकल्पी प्रश्न देके भाषाई आकलन को कर सकते हैं। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों में सुधार के लिए सीमित संभावना, तो ये भी आपका सही आता है। और पांचवा कह रहा है कि मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना, तो ये भी आपका सही आता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, सी, डी और ई। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, सी, डी और ई। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि आपको अपनी अगली कक्षा में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करनी है। इनमें से किन पक्षों पर छात्रों में घटनाओं की समझ विकसित करने के लिए बल देंगे? तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है, तो किन किन पक्षों पे हम बल देंगे। तो पहला कह रहा है कि यह आंदोलन कब हुआ, तो बिल्कुल सही है कि इस पे हम बल देंगे। दूसरा क्या है कि इसका प्रभाव क्षेत्र क्या रहा, तो इस पे भी हम बल देंगे। तीसरा कह रहा है कि आंदोलन में मुख्यतः किस किस ने भाग लिया, तो इस पे भी हम बल देंगे। और चौथा कह रहा है कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो इस पे भी हम बल देंगे। पांचवा कह रहा है कि किसानों और जनजातियों की क्रियाओं के औचित्य का मूल्यांकन, तो ये है आपके बेसिक तौर पे, ठीक है, असहयोग आंदोलन पे चर्चा करने के लिए सही विषय नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि ए, बी, सी, डी जो ऑप्शन दिए गए हैं वह असहयोग आंदोलन पर चर्चा करने के लिए सही विषय होगा, कि जिससे वह इन घटना के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि छात्रों को समझ नहीं आता कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला कह रहा है आपसे कि विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन करने के लिए कहें, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाएं, तो यह बिल्कुल सही है कि अगर वह चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षक किसी अन्य मेथड से उन अवधारणाओं को समझाएंगे। तीसरा कह रहा है कि मॉनिटर में नोट्स उपलब्ध कराने के लिए कहें, तो यह भी गलत है आपका। और अगला कह रहा है कि विषय को एक और दिन के लिए छोड़ दे, तो यह भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है कि अवधारणाओं को किसी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे शिक्षक। अगला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आप विषय संबंधित धारणाओं और उनके राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करना चाहती हैं। निम्न में से कौन सा उपागम पाठ योजना हेतु सबसे उपयुक्त होगा? पहला जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि किसी प्रकार विकासात्मक चुनौती जैसे कि गरीबी और निरक्षरता ने राष्ट्र को विफल कर दिया पर जोर देंगे, तो यह बेसिक तौर पे आपका सामाजिक मतलब कि सही ऑप्शन नहीं होगा। राष्ट्र योगदान के लिए यह सही एग्जाम्पल नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि लोग राष्ट्र के साथ स्वयं को कैसे जोड़कर देखते हैं, इस पर स्थानीय बोध को शामिल करना, तो बिल्कुल ये सही है कि राष्ट्र के नाम पे, ठीक है, बेसिक तौर पे राष्ट्र के साथ संबंध में आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि राष्ट्र की परिकल्पना के विविध तरीकों को चर्चा में समायोजित करना, तो ये भी आपका सही ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन होता है वो सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला, कि बी और सी जो है वह बेसिक तौर पे राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के लेखन को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि किस लेखक के लेखन को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं। तो पहला जो कह रहा है वह कह रहा है कि विलियम एडम या अलेक्जेंडर मैकेंजी या हेरोडोटस या रिचार्ड इवांस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है वो आपका सही होगा कि आपका रिचार्ड इवांस। अब जानते हैं इनके बारे में कि रिचार्ड इवांस के लेखन को द्वितीय स्रोत के रूप में मानते हैं जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से या अथवा व्यक्तियों के समूह या संस्था या संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत होते हैं। ठीक है, तो जो जैसे कि मैंने अगर कोई पुस्तक लिख दिया तो मेरे द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है यह क्या है कि अगर मेरे बारे में अध्ययन करेंगे तो यह मेरे द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वह प्राथमिक स्रोत के रूप में आएगा। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे कह रहा है कि जो आंकड़े प्राथमिक स्रोतों की सहायता से व्युत्पादित किए जाते हैं उन आंकड़ों को द्वितीयक स्रोत के रूप में जानते हैं। अब जैसे कि मेरी पुस्तक का कोई अनुवाद कर दिया और उस अनुवादक पुस्तक से लोग मेरे बारे में जान रहे हैं तो क्या होगा कि वह अनुवादक जो पुस्तक है वह द्वितीयक स्रोत में आएगा। आगे की अगर बात कर रहा है इनमें कि इन्हें आंकड़ों मतलब कि बेसिक तौर पे अब हम बात करते हैं कि एडम की रिपोर्ट जो आई थी साल 1835 में, अलेक्जेंडर मैकेंजी जो कि 1793 में
1100 मील के मार्ग का पता लगाया था। और हेरोडोटस द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिका, ये सारे के सारे प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं रिचर्ड इवांस, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं। उन्होंने 18 पुस्तकों की रचना की और उन्होंने पुस्तकों की रचना घटना को प्रत्यक्ष देखकर नहीं किया, ठीक है, और बेसिक तौर पे जो चीज़ें सुनी हुई थी उनके आधार पर किया। इसीलिए रिचर्ड इवांस जो है वह द्वितीयक स्रोत के रूप में माने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा विश्वसनीय तथा प्रमाणिक माना जा सकता है। तो पहला जो कह रहा है वह कह रहा है राज्य सरकार, दूसरा कह रहा है केंद्र सरकार, तीसरा कह रहा है समाचार पत्र और चौथा कह रहा है विकिपीडिया। तो यहाँ पर जो प्रमाणित आंकड़ों के रूप में हम मान सकते हैं तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो रिपोर्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग प्रमाणित आंकड़ों के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि ए और बी जो है वह सांख्यिकी के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वह जो प्रमाणित आंकड़े वही हम मानेंगे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानतः प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन की बात किया है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले कि समालोचनात्मक चिंतन कहते किसे हैं। तो समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी क्षमता है जिससे वस्तुनिष्ठ तरीकों से सूचना और अनुभव का विश्लेषण किया जा सकता है। यह खुले दिमाग से के साथ किसी मुद्दे पर पहुंचने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा कथन हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि वर्तमान चुनाव उन प्रकारों से किस प्रकार से भिन्न है जिनसे जनपद के शासकों का चयन होता था। तो ये भी आपके समालोचनात्मक चिंतन के लिए बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है कि आप कामकारों के सदस्य हैं और अपने राजा को पत्र लिखें ताकि आपके गढ़ों में भाग लेने की अनुमति मिल जाए। तो यह भी समालोचनात्मक चिंतन में आ जाएगा आपका। तीसरा कह रहा है कि क्या कारण हो सकता है कि दासों और कामकारों को गढ़ों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो यह भी आपके समालोचनात्मक चिंतन में आ जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन से वे समूह थे जो गढ़ों की सभा में भाग नहीं ले सकते थे। तो ये समालोचनात्मक चिंतन में नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि ए बी सी जो है वह समालोचनात्मक चिंतन के लिए सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे प्रतिक्रियात्मक ज्ञान की बात किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि वह ज्ञान जिसे किसी कार्य के प्रदर्शन करने के दौरान, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लोग प्रतिक्रियात्मक या व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। फिर से हम सुन लेते हैं कि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान किसे कहते हैं। तो वह ज्ञान जिससे किसी कार्य के प्रदर्शन करने के दौरान प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लोग प्रतिक्रियात्मक या व्यवहारिक ज्ञान के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे प्रतिक्रियात्मक ज्ञान में होगा कौन कौन सा। तो पहला कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाता है। तो यह बिल्कुल आपके प्रतिक्रियात्मक ज्ञान में आएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित का पूर्ण रूप दीजिए, ILO, FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ या WHO। तो यह प्रतिक्रियात्मक ज्ञान में नहीं आएगा। तीसरा कह रहा है आपका कि शिशु मृत्यु दर से मातृ मृत्यु दर कैसे भिन्न है। तो यह भी आपके प्रतिक्रियात्मक ज्ञान में आएगा। और चौथा जो कह रहा है कि उन तरीकों पर चर्चा करें जिनमें एक अस्थायी एवं नियमित रोजगार भिन्न है एक अनियमित रोजगार से। तो यह भी आपके प्रतिक्रियात्मक ज्ञान में नहीं आएगा। और पांचवा कह रहा है कि भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया का व्याख्यान करें। तो ये आपके प्रतिक्रियात्मक ज्ञान में आएगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, सी और ई। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान कहते किसे हैं। तो वह ज्ञान जिसे किसी कार्य के प्रदर्शन के दौरान प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लोग प्रतिक्रियात्मक या व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। तो प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का एक दूसरा नाम है जिसे हम लोग व्यवहारिक ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रश्न बेसिक तौर पे पराबौद्धिक यानी कि मेटा कॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं। तो यहाँ पे पराबौद्धिक ज्ञान के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका है फिर आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। तो पहला जो कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पराबौद्धिक यानी कि मेटा कॉग्निटिव ज्ञान कहते किसे हैं। तो यहाँ पर कि पराबौद्धिक ज्ञान की किसी समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी और आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
फिर से बात करते हैं कि पराबौद्धिक यानी कि मेटाकॉग्निटिव ज्ञान जो होता है किसी समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी और आकलन करने के लिए उपयोग में की जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इस शब्द का जो बेसिक तौर पे विकास है वह जॉन एच फ्लेवेल ने साल 1976 में किया था। पराबौद्धिक ज्ञान के आकलन में जो बेसिक तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उनमें कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहला जो आपका कह रहा है वह कह रहा है आपका कि कपड़ों के भिन्न भिन्न नाम उनके इतिहास के विषय में क्या बताते हैं, तो यहाँ पे ये आपके पराबौद्धिक ज्ञान में नहीं आता है। दूसरा कह रहा है कि अपनी बस्ती की एशियाई समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी भावना प्रकट करने के लिए कविता या गीत का पोस्टर बनाए, तो ये आपके पराबौद्धिक ज्ञान में आता है। तीसरा कह रहा है आपका कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, संविधान की कुछ विशेषताएं जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती हैं को सूचीबद्ध करें, तो यह भी आपके पराबौद्धिक ज्ञान में नहीं आता है। चौथा कह रहा है कि भारत के किसी भी चाय बागान के इतिहास का अवलोकन करें और इनके मजदूर किस प्रकार नील की खेती के मजदूरों से भिन्न थे या समान थे, इसका परीक्षण करें, तो ये आपके पराबौद्धिक ज्ञान में आता है, मेटाकॉग्निटिव में आता है। और पांचवा कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह का समर्थन करने से लोगों और शासकों के परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी आपके पराबौद्धिक ज्ञान में आता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, डी और ई, ये सारे जो हैं वो आपके पराबौद्धिक ज्ञान से संबंधित है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू को आकलन करते हैं, तो यहाँ पे ज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि ज्ञानात्मक प्रक्रिया के जो प्रशिक्षण, तो यहाँ पे अगर बात करें कि किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तथ्यों को खोजने की क्रिया को हम लोग विश्लेषण का नाम देते हैं, ठीक है। और विश्लेषण का अर्थ एक मतलब विश्लेषण की अगर बात किया जाए तो विश्लेषण का अर्थ एक को अनेक करना है। तो यहाँ पे फिर से हम बात करते हैं कि जो आपका ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण जो होता है वह क्या होता है, तो ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं और किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। अब इस आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन कौन कौन सा करता है, तो पहला जो कह रहा है वह कह रहा है कि रोजा पार्क्स कौन थी और उन्होंने कैसे वियोजन विभेद के कानून का विरोध किया, तो ये विश्लेषण प्रक्रिया में आपका नहीं आता है। दूसरा कह रहा है आपका कि 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2005 के सूचना अधिकार कानून से कैसे अलग है, तो यह बिल्कुल आपके विश्लेषण प्रक्रिया में आ जाता है। तीसरा कह रहा है कि आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में भेद कीजिए, तो ये भी आपके विश्लेषण कानून में आ जाता है, ज्ञानात्मक विश्लेषण प्रक्रिया में आ जाता है। और उसके बाद अगला कह रहा है कि कानून बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका का व्याख्यान कीजिए, तो ये आपके ज्ञानात्मक विश्लेषण में नहीं आता है। और अगला कह रहा है कि 3 विशिष्टताओं को सूचीबद्ध कीजिए जिन्होंने जनसंख्या परिवर्तन का रास्ता दिखाया, तो ये भी आपके ज्ञानात्मक प्रक्रिया विश्लेषण में नहीं आता है। तो ज्ञानात्मक प्रक्रिया विश्लेषण में जो आता है वह ऑप्शन बी और सी आता है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए तथा इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है। पहला जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए, तो ज्ञानात्मक प्रक्रिया में ये आपका बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध कीजिए, तो यहाँ पर यह भी आपका सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियां जो सूचीबद्ध करना है ये भी आपके ज्ञानात्मक प्रक्रिया में आता है। और तीसरा कह रहा है आपका कि कृषि विकास शब्द से क्या समझते हैं, तो यह आपके ज्ञानात्मक प्रक्रिया में नहीं आएगा। और चौथा कह रहा है कि निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए, तो यह भी ज्ञानात्मक प्रक्रिया में नहीं आएगा। और पांचवा कह रहा है कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह भी आपके ज्ञानात्मक प्रक्रिया में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए कि ए और बी जो है वह ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे बात करते हैं कि आकलन करने से अभिप्राय सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने से, आकलन से त्रुटि का पता चलता है एवं उनमें सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आकलन हो गया, तो आपका सही ऑप्शन है ए। तो दोस्तों ये था आपके सी-टेट का 17वां क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी 18वां क्लास लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे
टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।